हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, पिछली वीडियो में हमने जावा प्रैक्टिस सेट 5 किया था, जो कि हमारा लूप्स के ऊपर था, जिसमें हमने लूप्स को अच्छे से देखा था। लूप्स कितने तरह के होते हैं वो भी हमने देखा था। फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, सबके ऊपर हमने क्वेश्चंस करके देखे थे और अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर किया था। गाइस, आज की वीडियो एरे के ऊपर होने वाली है। अब जिसको नहीं पता एरे क्या होता है वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा, और जिसको पता है तो भी काफ़ी अच्छी बात है। अगर आपने कुछ सीखना है या मान लो आप कुछ भूल गए हो तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो, ठीक है। और जिसको नहीं पता वो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। और इस वीडियो में मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट्स दूंगा और जो मैं कोड लिखूंगा वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो गाइस, उसके लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप नए यूज़र हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन भी क्लिक कर दें लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। तो गाइस, चलते हैं अगली वीडियो के ऊपर। तो मैं यहाँ पे नेटबीन्स पहले खोल लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। जावा एप्लीकेशन पे क्लिक करके यहाँ पे मैं लिखता हूँ एरेज, ठीक है। और सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ। तो गाइस, ये हमारा कोड तैयार हो चुका है कोडिंग करने के लिए। तो अभी हम करते हैं एरेज के बारे में बात। तो एरे देखो, सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो ये कलेक्शन है होमोजीनियस एलिमेंट्स का, ठीक है। अब ये कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। अब मान लो यहाँ पे एलिमेंट क्या हुआ। एलिमेंट मान लो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो इंटीजर डेटा टाइप हो सकता है, या बूलियन हो सकता है, या मान लो स्ट्रिंग हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, डबल हो सकता है। तो जितने भी हमारे डेटा हैं, ठीक है। अब मान लो होमोजीनियस क्या होता है, सिमिलर काइंड। अब मान लो आप एक बंदे की आपने एज स्टोर करनी है, ठीक है। आपने एक बंदे की एज स्टोर करनी है। मान लो उस बंदे की एज है 34, ठीक है। अब मान लो आपने दूसरे बंदे की एज स्टोर करनी है, ठीक है। उस बंदे की एज है 35, ठीक है। यहाँ पे मैं एज 2 कर देता हूँ, यहाँ पे एज 1 कर देता हूँ, ठीक है। और अब मान लो आपने तीसरे बंदे की एज स्टोर करनी है। उस बंदे की एज है 36, ठीक है। ऐसे करते 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 आपने इंटीजर एज 100 तक पहुंच गए, ठीक है। एज 100 वाले बंदे की कितनी है, 134, ठीक है। एज उसकी है 134, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, आप 1 से लेकर 100 तक अलग अलग वेरिएबल बनाओगे और उन वेरिएबल में उस अलग अलग बंदों की एज स्टोर करोगे। अभी तक तो हम ये पढ़ते आए हैं, ठीक है। लेकिन अब एरे के आने के बाद, अब हम एरे पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये टोटली गार्बेज है हमारे लिए, ठीक है। या आप ये कह सकते हो कि ये गुड प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। तो अब ये गुड प्रैक्टिस कैसे नहीं है मैं आपको बताता हूँ। अब अगर मान लो आप एक ही कोड की लाइन के अंदर, मान लो 1 लाइन ऑफ कोड के अंदर आप क्या कहते हैं 100 बंदों की एज की मेमोरी, ठीक है। मान लो जो इसमें 100 लाइन का कोड में आप 100 बंदों की मेमोरी स्टोर कराते थे, वो आपका एक लाइन के अंदर अगर स्टोर हो जाए तो कितनी अच्छी बात है, ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है? तो हाँ, ऐसा हो सकता है। एरे की मदद से हम ऐसा कर सकते हैं। अब मान लो एरे का अगर सिंटैक्स देखा जाए, तो अगर मान लो मैं लिखता हूँ इंट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एज, और यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ न्यू इंट। ये मैं बताऊँगा अभी आपको कि मैंने क्यों लिखा, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने 100 बंदों की एज स्टोर करा दी, ठीक है। हमने 100 बंदों की एज स्टोर करा दी, ठीक है। अब अगर मान लो हम पुराने मेथड से जाते तो क्या होता, हम ऐसे 100 लाइन लिखते, लेकिन अभी हमारा काम एक ही लाइन में हो गया। तो देखो कितनी अच्छी बात है। अब यहाँ पे इसको मैं ये वाले सिंटेक्स से आपको समझाना चाहता हूँ कि एरे एक्चुअली में होता क्या है और वो काम कैसे करता है। अब देखो, ये जो हमने लिखा ये इंट, ये हमारा डेटा है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ना होमोजीनस एलिमेंट या होमोजीनस डेटा, ठीक है, या होमोजीनस टाइप ऑफ डेटा। तो वो डेटा है। अब यहाँ पे जितनी भी 100 वैल्यू है, मान लो यहाँ पे 100 है, ठीक है। यहाँ पे 100 की जगह आप 1000 कर दो, ठीक है। यहाँ पे 100 की जगह अगर आपने 1000 कर दिया तो वो जो 1000 एलिमेंट है,
या वो 1000 मान लो वैल्यू हैं, तो वो होमोजीनस होंगी, मतलब वो सेम होंगी। ठीक है, सेम कैसे होंगी, सारी इंटीजर टाइप की होंगी। ठीक है, और उसका जो नाम होगा, मान लो जो भी आप एरे लेते हो, एरे का कोई तो नाम होना चाहिए ना। अब यहाँ पे हम एज नाम का एरे बनाते हैं। ठीक है, और ये न्यू क्या होता है, न्यू मतलब ऑब्जेक्ट बनाने के लिए होता है, एरे का ऑब्जेक्ट। ठीक है, और हम इसको ऐसे सिंटेक्स में लिखते हैं, डेटा टाइप, उसके बाद नाम, ठीक है, उसके बाद न्यू ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर डेटा टाइप, और उसके बाद हम लिखते हैं कि कितने वैल्यूज के लिए हमने स्टोर करना है। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पे 1000 की जगह आप मान लो अभी 5 रहने देते हैं, क्योंकि 1000 काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 रहने देते हैं, समझने में भी आसानी होगी। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक बार ही आपको करके देखता हूँ। यहाँ पे एज 1 2 3 है, तो यहाँ पे 4 करते हैं, और यहाँ पे करते हैं इंट एज 5 इक्वल्स टू 36 है, यहाँ पे 37 कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 38। ठीक है, ये हमारे 5 वैल्यूज़ हैं, ये हम लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और यही चीज़ हमने यहाँ पे नीचे करी है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। हाँ, ठीक है, तो अब चलते हैं नोट्स की तरफ और देखते हैं नोट्स में क्या लिखा हुआ है। बेसिक मैंने आपको बता दिया है, अब नोट्स में आके आपको समझ आएगा कि असली चीज़ होती क्या है। तो यहाँ पे मैंने नोट्स खोल रखे हैं अपने, और ये नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो यहाँ पे भी देखो क्या लिखा हुआ है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है कि इंटीजर आईडी इक्वल्स टू न्यू इंटीजर 50। अब यहाँ पे क्या है, हम 50 एलिमेंट्स या 50 वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं। मान लो कोई भी आईडी हो सकती है 50 बंदों की, या एम्प्लॉय आईडी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो हमने स्टोर करानी है, और वो कैसे स्टोर करानी है, होमोजीनस वे में, मतलब सारा जो डेटा होगा वो हमारा एक ही टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का ही होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एरे की डेफिनेशन। एरे की डेफिनेशन क्या होती है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, और यू कैन आल्सो से दैट एरे इज आल्सो होमोजीनस कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा। ठीक है, अब चलते हैं ये काम कैसे करता है। अब देखो काम कैसे करता है, ये एक डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। अब ये डायग्राम मान लो उसके ऊपर एक सिंटेक्स दिया हुआ है, अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं, अगर आपको नहीं दिख रहा तो, हाँ ठीक है, तो देखो इंटीजर आईडी इक्वल्स टू न्यू इंटीजर 50। ठीक है, क्वालिटी के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, क्योंकि इस पीडीएफ की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। मैं कोशिश करूँगा अच्छी क्वालिटी लाने की, तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए मेरे को माफ़ कर दें। अब देखो यहाँ पे क्या है, इंटीजर आईडी इक्वल्स टू न्यू इंटीजर 50, यानी 50 बंदों की हमने यहाँ पे आईडी स्टोर करा दी। और वो कैसे हुई है, आईडी कह लो, मार्क्स कह लो, यहाँ पे मान लो मैंने मार्क्स लिखे हैं, यहाँ पे गलती से मार्क्स लिख दिया होगा, यहाँ पे आईडी आनी थी। ठीक है, तो आईडी अगर यहाँ पे होती तो 0 से लेके 49 तक, क्यों, क्योंकि अगर हम 1 से 50 तक करते तो 50 आते, अब हम 0 से कर रहे हैं तो 0 से 49 अगर हम देखेंगे तो 50 इटरेशन होंगी उसमें, तो इसलिए हम यहाँ पे 50 करते हैं। हम मान लो कोई भी एरे है वो 0 से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 0 1 2 3 ऐसे करते करते 49 यानी 50th ऑब्जेक्ट तक हम आ जाएंगे। तो ऐसे करके हमारा वैल्यू स्टोर होती है। अब मान लो कि यहाँ पे हमारा 0th एलिमेंट स्टोर होगा, यहाँ पे हमारा 1 एलिमेंट स्टोर होगा, यहाँ पे 2 एलिमेंट स्टोर होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 49th होगा। तो ऐसे करते करते हमारा एलिमेंट स्टोर होता है। अब मान लो भी इंट की बात हो रही है, तो एक इंटीजर जो होता है वो हमारा 4 बाइट का होता है। तो वैसे ही अगर हम 5 इंटीजर की बात करेंगे तो हमारी 50 × 4 यानी 200 बाइट्स यहाँ पे वैल्यू या मेमोरी स्टोर हो जाएगी। ठीक है, पहले से ही रिजर्व हो जाएगी, वो बाद में उसके अंदर अंदर आते रहेंगे। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। नेटबीन्स में हम आते हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है इंट 5 एज, 5 बंदों की हमने एज डालनी है। ठीक है, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कि मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि एज 0th बंदे की। ठीक है, एज 0 बंदे की, मान लो एज 0 बंदे की कितनी, मान लो मैंने लिख दी यहाँ पे 22। ठीक है, यहाँ पे मान लो एज मैंने एक पहले बंदे की लिख दी मैंने यहाँ पे 23। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दी एज, यहाँ पे मैंने लिख दी 2 की, मैंने लिख दी यहाँ पे 24 तीसरे बंदे की। ठीक है, अब चौथे बंदे की मैं एज लिखूंगा यहाँ पे, तो वो क्या होगी 25। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे एज लिखता हूँ यहाँ पे 5वें बंदे की,
तो वो यहाँ पे होगी 26। तो देखो ये हमने क्या किया है, ये हमने अभी वैल्यू इसकी इनिशियलाइज करी है, ठीक है। ये मान लो आप ये कह सकते हो कि वैल्यू हमने डाली है एरेज में, वो हम इनपुट से भी डाल सकते हैं, वो अब इस वीडियो में आगे हम देखेंगे कि वो हम कैसे करेंगे। मैं अभी आपको सिर्फ एज अ डायग्रामेटिक व्यू में आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। मान लो अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ कि 0 1 2 3 4 5, ये तो 6 एलिमेंट हो गए, 0 से 4 तक करते हैं। और यहाँ पे मैं आता हूँ, मान लो यहाँ पे मेरी 22 है, यहाँ पे 23, यहाँ पे 23 है। इसको मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, 23 24 25 26, ठीक है। अब ये ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी और ऐसे हो जाएगी, और इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो अब 0 पे क्या होगा, जब 0 पे आएगा तो पहले बंदे की एज होगी प्रिंट, 1 पे आएगा तो दूसरे बंदे की एज होगी प्रिंट, 2 पे आएगा तो तीसरे बंदे की होगी, ऐसे 3 पे आएगा तो चौथे बंदे की होगी, और 4th पे आएगा तो 5वें बंदे की होगी। अब इसका होता गया, मान लो कोई भी एरे है तो वो n-1 होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n-1। मान लो आपको 100 बंदों की 100 बंदों का एरे निकालना है, या मान लो 100 एलिमेंट का एरे आपने स्टोर कराना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, 100 - 1 99, मतलब 0 से लेके 99 तक आप काम करोगे, या 0 से लेके 99 तक आप इटरेट करोगे, तब जाके आपकी 100 जो वैल्यूज़ हैं वो स्टोर होंगी। वो हम देखेंगे इस वीडियो में आगे, अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूँ। तो देखो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर हम यहाँ पे हम लिखते हैं कि सिस्टम डॉट, यहाँ पे हम लिखते हैं डॉट आउटपुट प्रिंट ln, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एज 0, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे एज 0 लिखी तो कौन सी एज प्रिंट होगी, 22, क्यों, क्योंकि एज 22 हमारी यही है 22। इसको अगर मैं रन करता हूँ, ये क्या है, जावा डॉट इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ये कैसे आ गई, 3 2 5 3 0 1 2 3, अच्छा यहाँ पे 4 आना था, सॉरी मैंने 5 लिख दिया था, तो इसलिए वो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ गया। मैं वो भी बताता हूँ कैसे हुआ। अभी इसको रन करते हैं, देखो 22 आ गया, ठीक है। तो अब वो कैसे आता है इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे 5 लिखा हुआ था, ठीक है। अब 5 लिखने से क्या हुआ, ये 6 जो इसका एरे है वो 6 मान लो 6 वैल्यूज़ का एरे आ गया, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे 6 लिखता, ठीक है, तो अब वो प्रिंट कर देता, ठीक है। देखो अब इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो बात यही थी कि यहाँ पे मैंने 5 लिखा हुआ था, जबकि 5 वैल्यूज़ मैंने एरे में डालनी थी, और जबकि यहाँ पे 5th एलिमेंट, ठीक है, वो 6th एलिमेंट होता है बाय द वे। एरे के फॉर्म में अगर हम करते हैं n-1 तो वो 5th ही आता है, तो उस वजह से वो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन बता रहा था। और एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन क्या होती है, मान लो यहाँ पे मैंने लिखा था 4th, तो मैंने लिखा नहीं था, यहाँ पे मान लो कोई भी 5th वैल्यू थी, यहाँ पे 27 मान लो मैंने डाल दूँ, तो यहाँ पे 5th, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ये 1st 2nd 3rd 4th 5th एंड 6th, तो ये 6th वैल्यू थी हमारी, जो भी यहाँ पे 5th लिखी हुई थी वो हमारी 6th वैल्यू थी। तो एक काम करते हैं, इसको 4th ही रहने देते हैं, और इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो अब ये रन करेगा अच्छे से, इसको मैं दोबारा से रन कर लेता हूँ, देखो 22 आ गया। अब ऐसे ही आप कोई भी कर सकते हो, जैसे मान लो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 हमने किया तो अब 23 रन होगा, ठीक है। अभी तो ये हमने पढ़ा एरे, मतलब एरे की कैसे इनिशियलाइजेशन होती है, कैसे एरे काम करता है, उसके बीच की वर्किंग हमने पढ़ी है यहाँ पे, या अभी तक हमने उसकी वर्किंग पढ़ ली है। अब चलते हैं नोट्स में, तो देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। इसको मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ जूम, हाँ। तो देखो एरे एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस्ड एज फॉलो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एरे एलिमेंट कैसे एक्सेस होते हैं। तो मान लो अगर हमारी टोटल 100 वैल्यूज़ हैं, जैसा कि अभी हमने 5 वैल्यूज़ ले रखी थी, तो 0 1 2, अब 0 से यहाँ पे 99 तक क्यों लिया हुआ है इन्होंने, वही वाला रूल है n-1। मान लो जो भी आपका टोटल आपने वैल्यू स्टोर करानी है, उससे एक कम आप उसका एरे, जो भी आपकी लास्ट डिजिट होगी एरे की वो होगी। अब 100 - 1 99 है,
तो 99th एरे की वैल्यू जो होगी वो 100 वाली होगी, ठीक है, और जो 0th एरे की वैल्यू होगी वो 1 वाली होगी, ठीक है। तो ये आपको करते करते समझ आ जाएगा। मैं जानता हूँ थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो अभी हम धीरे धीरे करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कैसे होती हैं चीज़ें। तो अब देखो एरे को इम्प्लीमेंट करने के 3 तरीके हैं, ठीक है। अब वो 3 तरीके कैसे हैं? पहला तरीका तो है कि सेपरेट डिक्लेरेशन एंड मेमोरी एलोकेशन। पहला क्या तरीका है कि आप डिक्लेयर भी अलग करोगे और मेमोरी एलोकेट भी आप अलग करोगे, ठीक है, मतलब दोनों अलग अलग होंगी। अब वो कैसे होगा नीचे मैंने आपको बता रखा है, नोट्स में मैंने आपको दिखा रखा है। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ अगर आपको देखने में दिक्कत हो रही है तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंट आईडी को हम पहले डिक्लेयर कर देंगे, कौन सा एरे का नाम हमें चाहिए, बस हमें वो डिक्लेयर करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम मेमोरी एलोकेट करेंगे 50 की, 5 की, 10 की, 15 की, जितने की भी हम चाहते हैं। तो अब मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नीचे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट टाइप फॉर एरे इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। फर्स्ट टाइप फॉर एरे इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, यहाँ पे लिखता हूँ इनिशियलाइज एंड एलोकेट मेमोरी अलग अलग, हिंदी में लिख देता हूँ समझ लेना, ठीक है। इनिशियलाइज एंड एलोकेट मेमोरी अलग अलग। अब अलग अलग का मतलब क्या है कि मान लो हम एक और एरे लेते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ID, ठीक है, और मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, मान लो ऐसे मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक है। आप ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये इसके आगे भी लगा सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। मेरी आदत है मैं इसके पीछे लगाने की, तो मैं इसके पीछे लगाता हूँ, ठीक है। वो आपकी इच्छा है, आप जैसे मर्जी लगा लो, ठीक है। अब ये तो हमने कर दिया इनिशियलाइज। अब मेमोरी एलोकेशन का हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लिखेंगे ID इक्वल्स टू न्यू इंट, कितने बंदों की हमें ID चाहिए, हमें चाहिए मान लो 5 बंदों की ID। तो ये हमारा पहला स्टेप ख़त्म हो गया। अब इसको मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे, प्रेजेंटेशन भी कोई चीज़ होती है नहीं। तो ये तो हो गया हमारा पहला स्टेप, ठीक है। अब इसका भी वही सेम तरीका है, ये भी इसी सेम तरीके से होगा, ID इक्वल्स टू न्यू इंट ID, और ये हमारा रेफरेंस वेरिएबल है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ID इज रेफरेंस वेरिएबल और नेम ऑफ द एरे, ठीक है। आप इसको रेफरेंस वेरिएबल भी कह सकते हो और एरे का नाम भी आप कह सकते हो। जो हमारा न्यू है वो हमारा न्यू कीवर्ड है एरे का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो मैं यहाँ पे ऊपर से इसको कॉपी कर लेता हूँ एक बार, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ID, ठीक है, और मैं इसको यहाँ से कॉपी करके ये मैंने मान लो ID लिखी, ठीक है। यहाँ पे मैं सेमी कॉलन देना भूल गया, यहाँ पे सेमी कॉलन दे दिया। और अब अगर मान लो यहाँ पे एक फॉर ईच लूप लगाते हैं, मान लो मैं लगाता हूँ यहाँ पे फॉर ईच लूप, या अभी फॉर लूप लगा के ही कर लेते हैं फॉर ईच लूप। अगर आपको नहीं पता तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, तो आप देख सकते हैं। मान लो अगर हम फॉर ईच लूप ही लगा देते हैं, छोटा होता है, ठीक है। एलिमेंट लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं ID, ठीक है, ID हमने लिख दिया यहाँ पे, और इसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे हम ये लिखेंगे, यहाँ पे हम लगा देंगे सेमी कॉलन, और इसको रन करते हैं। तो देखो ये हमारा लूप जो है वो पूरा रन हो गया 23 से लेकर 26 तक, ठीक है। तो ये हमारा फॉर ईच लूप है। आप चाहे तो फॉर लूप जो हमारा क्लासिक वाला फॉर लूप होता है
वो हमें इटरेशन भी बताता है कि कैसे इटरेशन करनी है, या सॉरी कैसे इटरेशन करिए कह रहा हूँ, इटरेशन के नंबर भी हमें फॉर लूप से पता चलते हैं। तो वो मैंने आपको वो सब कुछ पिछली वीडियो में बता रखा है। तो टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ पे फॉर ईच लूप का इस्तेमाल करा है, और जो हमारा लूप है वो अच्छे से चल भी गया है। मैं इसको नीचे कर देता हूँ, अगर नीचे आएगा, नीचे नहीं आया तो साइड ही आ गया, चलो कोई बात नहीं, इसको मैं इधर ही कर देता हूँ, ठीक है। अरे ये कैसा हो गया, ऊपर आना चाहिए था। चलो ऐसे ही ठीक है। तो आपको समझ तो आ गया ना, ये हमारा आउटपुट है, ये हमारा आउटपुट पूरा रन हो चुका है, और ये हमारा एरे, ठीक है, ये हमारा एरे है जो कि मैंने फॉर ईच लूप से चलाया है, ठीक है। अब हमने पूरा एरे चला दिया। अब हम इसमें अगर हम अभी एक एक करके वैल्यू डाल रहे थे, तो हमें मान लो एक ही बारी 5 वैल्यू डालनी है, तो हम कैसे डालेंगे वो भी हमने आपको बता रखा है। ये मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें मैंने आपको बता रखा है कि हम कैसे इनपुट डालते हैं। और यहाँ पे मेरे ख्याल से वो है स्कैनर क्लास का, हाँ ये वाली वीडियो है। ये वाली वीडियो कौन सी है, तीसरी 5वीं वीडियो है, जावा स्कैनर क्लास। तो यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कि यूज़र इनपुट कैसे लेते हैं जावा के अंदर, ठीक है। तो अब चलते हैं नोट्स के ऊपर, नोट्स में हमने क्या पढ़ना है आगे वो भी देखते हैं। और दूसरा जो हमारा डिक्लेरेशन का और उसका मान लो इम्प्लीमेंटेशन का जो हमारा तरीका है, वो हमारा क्या है, वो हम एक ही बारी में डिक्लेरेशन और मेमोरी एलोकेशन कर देते हैं, ठीक है। अब वो कैसे हम करते हैं वो हम देखते हैं अभी, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पहला तरीका। इसको मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, मल्टी लाइन कमेंट लगा के, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। अब मान लो ये हमारा दूसरा तरीका है, सेकंड वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एरे, ठीक है, सेकंड वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एरे। अब ये कैसे करते हैं हम मान लो उससे पहले तो हम क्या कर रहे थे कि इनिशियलाइज और मेमोरी एलोकेशन अलग अलग कर रहे थे। इसमें क्या होगा, साथ में ही होगा, साथ में करेंगे मेमोरी एलोकेशन भी, और क्या इनिशियलाइजेशन भी, ठीक है। तो मेमोरी एलोकेशन भी साथ में होगी और इनिशियलाइजेशन भी साथ में होगी। वो कैसे होगी, इंट, अब मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आईडी, ठीक है। आईडी मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि मेरे को बार बार कॉपी पेस्ट करने में आसानी हो, क्योंकि टाइम काफ़ी लगता है, आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे मान लो मैंने लिखता आईडी इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने लिखा न्यू, यहाँ पे मैंने लिखा इंट, और यहाँ पे इसके अंदर मैंने डाल दिया कितनी वैल्यूज़, 5। तो ये हमारा मेमोरी एलोकेशन भी साथ में हो गया और इनिशियलाइजेशन भी साथ में हो गया। और ये मैं आपको मेरे ख्याल से पहले भी बता चुका हूँ, हाँ ये यही वाला तरीका है जो मैंने बताया था। तो इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला तरीका मैंने आपको बता दिया है, अगर आपको नहीं समझ आया तो आप स्टार्टिंग से वीडियो को देखें और समझें, ठीक है। ये वाला तरीका मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं तीसरे तरीके पे। अब तीसरा तरीका क्या होता है, देखो तीसरा तरीका एक काफ़ी अनोखा तरीका है आई गेस। इसमें क्या होता है कि आपको बताना नहीं होता कि आप कितनी वैल्यूज़ एंटर करवा रहे हैं, ठीक है। आपने बस एंटर करनी होती है, और जो एरे है या मान लो जो जावा है वो अपने आप पता लगा लेगा कि आपने कितनी वैल्यूज़ डाली हैं। वो कैसे होता है, देखो थर्ड वे क्या होता है, जावा खुद पता लगाएगा कि कितनी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। जावा खुद पता लगाएगा कि कितनी वैल्यूज़ आपने इंसर्ट करी हैं। अब देखो इसमें थर्ड वाला जो है वो क्या है, डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि जो इंटीजर है, मान लो हमने रेफरेंस वेरिएबल भी बना दिया, और उसमें हम डायरेक्ट वैल्यू डालेंगे। ये नहीं कि फिर हमने मेमोरी एलोकेट कर दी इतने एलिमेंट के लिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। अब मान लो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें मान लो हमने एक इंटीजर आईडी बनाई, ठीक है। यहाँ पे मैं आईडी, अरे इसको मेरे को करना चाहिए था कमेंट, ठीक है। मान लो इंट हमने आईडी बनाई, और
करली ब्रेसेस डाल दिए, ठीक है, करली ब्रेसेस हमने डाल दिए और मान लो यहाँ पे मान लो मैंने लिखा 2, तो अब ये 2 हो जाएगा। अब मान लो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि जो ऊपर मैंने फॉर लूप लिया था वो कॉपी करते हैं, क्यों बार बार टाइम वेस्ट करना, नहीं, टाइम बड़ा कीमती है तो इसको वेस्ट नहीं करते, ठीक है। यहीं से कॉपी किया और यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट, ठीक है। अब मान लो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो क्या होगा, आप बताओ, बताओ जल्दी, कमेंट में लिखो क्या होगा। लिख दिया। अब देखो, अब रन किया, देखो 2 आया, 23 क्यों आ रहा है, ऐसा क्या कर दिया मैंने, y इज 23 23 20, अच्छा यहाँ से भी तो आ रहा है वो, ये भी तो प्रिंट हो रहा है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, अब नहीं होगा, ठीक है। अब इसको दोबारा रन करता हूँ तो देखो 2 आया ना सिर्फ, तो ये 2 कैसे आया, क्यों, क्योंकि एरे में ही था, एरे में हमारा 0th एलिमेंट क्या था 2, तो इसने क्या किया 2 प्रिंट कर दिया, जबकि इसको पता इसने खुद पता लगाया कि कितने एलिमेंट है। मैंने यहाँ पे कोई, जैसे हम यहाँ पे करते थे, यहाँ पे हम करते थे कि हम 5 वैल्यू का हम मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, यहाँ पे जावा ने खुद पता लगाया कि कौन से एलिमेंट या कौन से nth वैल्यू पे ये 2 प्रेजेंट है। अब मान लो मैं यहाँ पे करता हूँ 2 3 4 5 6 7 8, इतनी वैल्यूज मैंने डाल दी, ठीक है। अब ये खुद ये सारी, मैं इसको रन करता हूँ तो 2 से लेके 8 तक ये सारी वैल्यूज प्रिंट करेगा, देखो 2 से लेके 8 तक इसने सारी वैल्यू प्रिंट करी, जबकि इसको पता नहीं है, इसको बस इतना पता है कि इसके अंदर जो जो वैल्यू आती रहेगी वो मेरे को प्रिंट करनी है, ठीक है। इसको ये नहीं पता कि कितनी वैल्यूज एलोकेट हुई हैं पहले से, बस इसको ये है कि जितनी वैल्यूज इसको दोगे ये उतनी प्रिंट करता रहेगा। अब मान लो 2 है, यहाँ पे मान लो 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे मान लो 10 है, ठीक है। अब मैं रन करूँगा, अब दोबारा से ये वही वैल्यू प्रिंट कर देगा। अब मान लो अगर आप कह रहे हो कि इतनी क्यों करनी है, मान लो 2 4 6 ही करते हैं तो 2 4 6 हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है, तीसरा तरीका, ठीक है। तो चलते हैं नोट्स पे। अब देखो एक नोट है, नोट्स पे जाने के बाद एक नोट मिला हमें, हाँ 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 क्या बात है। तो देखो नोट क्या कहता है, एरे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गोज टिल n-1, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि जब भी एरे की बात आएगी तो हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला कह लो या फिर ट्रिक कह लो, n-1। अब n-1 क्या है, एरे हमेशा 0 से चालू होता है, तो जितने भी नंबर का हमने एरे बनाना है तो वो 0 से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो जो भी मान लो हम नंबर लेंगे तो उसमें से एक माइनस कर देंगे, तो वहाँ तक हमारा एरे चलेगा, या वो हमारा एरे आखिरी पॉइंट होगा एरे का हमारा, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो नेटबीन्स में अगर हम आए दोबारा से, तो ये हमने 3 तरीके तो देख लिए, ठीक है। हमने ये भी देख लिया कि एरे कैसे काम करते हैं, हमने ये भी देख लिया कि एरे को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कितने तरीक़ों से हम एरे को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या हम कितने बेसिक या मेन तरीके से एरे को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ सब हमने देख ली है। अब हम देखते हैं कि एरे को हम अगर मान लो यूज़र इनपुट के थ्रू हम इम्प्लीमेंट करना चाहें तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम देखते हैं नोट्स के अंदर। उससे पहले यहाँ पे छोटा सा टॉपिक है जो कि एरे लेंथ, एरे की लेंथ निकालनी है हमने, ठीक है। तो एरे की लेंथ क्या होती है, देखो अब जैसे कि यहाँ पे मैंने नोट्स में लिखा था कि n-1 तक कोई भी है एरे वो चलता है, ठीक है, सीधी सी बात है। तो जो एरे की लेंथ होगी वो यही होगी, n-1 जो होगी वो एरे की लेंथ ही होगी। अब मान लो आपने 100 वैल्यू स्टोर करनी है, तो 100 वैल्यू स्टोर करने के लिए एरे कहाँ तक चलेगा, 100 - 1 यानी 99 तक, ठीक है। तो एरे की लेंथ क्या होगी, एरे डॉट लेंथ अगर आप करोगे तो आपकी एरे की लेंथ आ जाएगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि एक मैं यहाँ पे अगर अलग से हो, एक इंटीजर में लिखूँ, इंटीजर इक्वल्स टू length इक्वल्स टू id डॉट लेंथ आया, इसको मैंने डाला इधर, और अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ सिस्टम
डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, यहाँ पे अगर मैं करता हूँ length लेंथ, तो इसकी लेंथ हमें पता चल जाएगी जो कि अभी है 0 1 2 तक है। तो देखो 3 आएगी, 0 1 2 यानी 3, मतलब ऑब्वियस सी बात है, मैं एरे की भाषा में बता रहा था। तो 3 2 4 6 आउटपुट क्या था 2 4 6, हाँ तो सही तो है, यहाँ पे मेरे को लिखना चाहिए था बस। या एक बार इसको मैं करता हूँ सिस्टम डॉट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिस्टम, यहाँ पे भी लिखना वहीं लिख दो ना, क्यों इतनी खज्जल करनी है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेंथ ऑफ एरे, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लस लेंथ, ठीक है। तो अब मैं इसको रन करूँगा तो देखो लेंथ ऑफ एरे 3, यहाँ पे इसको इक्वल टू भी देना था मैंने, क्या यार छोटी छोटी चीज़ें भूल जाता हूँ। हाँ, लेंथ ऑफ एरे इक्वल्स टू 3, अब लग रहा है ना बढ़िया। लेंथ ऑफ एरे 3 है और जो इसके वैल्यूज़ हैं वो है 2 4 6, 0 1 2 वैल्यू कह लो आप या 2 4 6 कह लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये तो हो गया लेंथ, कोई भी एरे की लेंथ निकालना हमें अब आ गया है, ठीक है। तो ऐसे ही सारे एरेज की लेंथ हमने निकालनी है और ये एक फंक्शन होता है। तो हाउ टू डिस्प्ले एन एरे, तो एरे को कैसे डिस्प्ले करते हैं वो भी हम देख चुके हैं। हमने फॉर ईच लूप लगा के देखा था, ये हमारा पुराना क्लासिक सा फॉर लूप है। ये भी आप लगा के देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें आपने करना क्या है, इसमें इटरेशन काउंट होती हैं और इसमें इटरेशन काउंट जो है वो आपको दिखती भी है और आपको लॉजिकली भी समझ आता है। तो बिगिनर्स के लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप यही लूप ट्राई करें स्टार्टिंग में, ताकि आपका जो लॉजिक बिल्डिंग है वो आसान हो। ये लूप कैसे काम करता है और क्या होता है, इसकी वीडियो मैंने अलग से बना रखी है जो कि यहाँ पे कहीं होगी, आप देख लेना। हाँ ये रही, 4 लूप्स इन जावा पार्ट 3, ठीक है, ये लूप्स वाले सेक्शन में ही है। तो इसकी वीडियो मैंने पूरी डेडिकेटेड बना रखी है, यहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि फॉर लूप कैसे काम करता है। और काफ़ी सिंपल लूप है, कोई इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ शॉर्ट में कि एक मान लो कोई भी एक इंटीजर वेरिएबल हम लेंगे, वो 0 से इनिशियलाइज करेंगे, आप 1 से भी कर सकते हो, वो आपकी लॉजिकल थिंकिंग है कि आपने वो कहाँ तक लेके जाना है, ठीक है। मैं ज़रूरी मतलब एक 0 से स्टार्ट करना एक गुड प्रैक्टिस होती है, ठीक है। तो उसके बाद अब क्या करोगे, लेस देन id डॉट लेंथ, अब जो भी लेंथ है उसकी वो उससे कम करोगे, या अगर आप उसके बराबर करना चाहते हो तो यहाँ पे 1 करोगे, क्योंकि एरे हमेशा क्या कहते हैं, अगर 0 से स्टार्ट हुआ तो n-1 तक जाएगा और अगर 1 से हुआ तो n तक जाएगा, लेकिन उसमें लेस देन और लेस देन इक्वल टू के साइन लगेंगे, वो वेरी करेगा। वो मैंने सब फॉर लूप वाली वीडियो में बता रखा है, आप जाके एक बार ही चेक कर लेना। ये हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, इसको आप क्या कहते हैं, ये भी मैंने आपको बता रखा है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीमेंट ऑपरेटर। वैसे बेसिकली बेसिक चीज़ें मैंने सारी बता रखी हैं पहले से ही, तो अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप पहली वीडियोस को जाके देख सकते हैं। ये हमने पूरा एरे को डिस्प्ले करा दिया ऐसे, जबकि अभी हमने फॉर ईच लूप लगा के हमने ऐसे डिस्प्ले कराया था, ठीक है। तो वो सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, वो अपनी श्रद्धा अनुसार कैसे भी प्रिंट करवा सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। कोड सही होना चाहिए बस, और आउटपुट सही आना चाहिए। इट डजेंट मैटर व्हाट योर लॉजिक इज, अभी के लिए तो बस यही मैटर करता है कि आपको समझ आना चाहिए। जैसे जैसे आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी वैसे वैसे चीज़ें आप अपने दिमाग से नहीं बनाओगे और कुछ नया सीखोगे आप, ठीक है। तो अब आती है बात कि हम यूज़र इनपुट को कैसे काम में लेके आएंगे एरे के अंदर। अब आती है मेन चीज़, ठीक है। तो ये तो फलाना डिमका कोड मैंने लिखा हुआ है नोट्स के अंदर, यहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। और जो अगली वीडियो हमारी आने वाली है वो फॉर ईच लूप के बारे में आने वाली है। थोड़ा बहुत मैंने आपको इसी वीडियो में बता दिया कि फॉर ईच लूप होता क्या है। तो हो सकता है कि अगली वीडियो इस पर ना भी आए, क्योंकि जो भी फॉर ईच लूप मैंने आपको बताना था वो मैंने इस वीडियो में ही बता दिया है। इसमें होता कुछ नहीं है, एक फॉर ईच लूप मान लो 4 होता है, फॉर लूप जैसे स्टार्ट होता है ये भी वैसे ही स्टार्ट होता है। यहाँ पे हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, कोई भी हम नाम, जैसे मैंने यहाँ पे मैंने एलिमेंट नाम लिया है, यहाँ पे मान लो मैंने एलिमेंट की जगह मान लो मैंने वैल्यूज़ लिख दिया, ठीक है, वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो मेरे को वही सेम चीज़ मेरे को यहाँ पे भी प्रिंट करानी होगी,
क्योंकि मैं अभी बताता हूँ क्यों। तो जो भी हमारी आईडी है, आईडी यानी हमारा एरे, तो एरे क्या होगा, यहाँ पे एक एक करके वैल्यूज में आएगा। ठीक है, मान लो पहली वैल्यू क्या आई 2, तो 2 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होगा, उसके बाद 4 आएगा आईडी में, तो वो 4 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद 6 आएगा तो 6 प्रिंट हो जाएगा। ऐसी जितनी वैल्यूज आती रहेंगी आईडी के अंदर, वो वैल्यूज के अंदर जाती रहेंगी। मतलब एक हाथ दे एक हाथ ले। ठीक है, आईडी लेती रहेगी एरे से और वैल्यूज भी लेता रहेगा आईडी से, तो वो प्रिंट करवाता रहेगा, वो अपनी मर्जी से प्रिंट करवाता है। ठीक है, तो बस यही है फॉर लूप का लॉजिक, फॉर ईच लूप का लॉजिक। अगर आप बोलोगे तो मैं इसकी डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। वैसे इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं लगी हुई, बस जो मैंने समझाया है बस वही है। ठीक है, और मैं तो कहता हूँ अभी आप नॉर्मल जो क्लासिक फॉर लूप है वही आप इस्तेमाल करें, कि फॉर ईच लूप के चक्करों में अभी आप मत पड़ें। अगर आपको समझ आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप फॉर लूप में ही जाएं। फॉर लूप में जाने का आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको पूरी चीज़ें समझ आती हैं कि कैसे लूप चल रहा है और कैसे कौन सी वैल्यू कहाँ जा रही है, कैसे इंक्रीमेंट हो रहा है, कैसे डिक्रीमेंट हो रहा है, वो सब आपको पता चलता है। ठीक है, और अब आते हैं यूज़र इनपुट पे। तो यूज़र इनपुट, देखो हमें इतना पता है कि यूज़र से इनपुट कराने के लिए हमें एक क्लास की इस्तेमाल होती है, जावा क्लास की, जो कि हमारी होती है स्कैनर क्लास। तो बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे हमने क्या करना है, स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लेना है। अब स्कैनर क्लास को कैसे इंपोर्ट करते हैं ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है, कौन सी वीडियो में बताया हुआ है, जावा स्कैनर क्लास गेटिंग यूज़र इनपुट इन जावा, तो ये देख लेना। और मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक पहले लिखते हैं इंपोर्ट, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं जावा, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं जावा डॉट यूटिल डॉट, यहाँ पे हम लिखेंगे स्कैनर। ठीक है, ये हमारी होगी जावा की स्कैनर क्लास इंपोर्ट। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये भी देख लो। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको मैंने कमेंट कर दिया और इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सबसे पहले तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा मेरे को, स्कैनर REF रेफरेंस वेरिएबल इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा system डॉट इन। ये सब मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है, तो मैं ये दोबारा बता के टाइम वेस्ट ना आपका करूँगा ना खुद का करूँगा। तो यहाँ पे हो गया हमारा स्कैनर क्लास का काम। और अब क्या होगा, अब एक एरे लेंगे। ठीक है, मान लो इंटीजर मैंने एक एरे लिया, आईडी यहाँ पे मैंने उसको इनिशियलाइज कर दिया कि मैं कितने का लेना चाहता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ 5 का। ठीक है, मैंने ये भी बता दिया। अब ये गलत क्यों दिखा रहा है, क्या कर दिया मैंने, इंट एज आईडी का गलत क्या को दिखा रहा है भाई। अच्छा, यहाँ पे एरे वाला सिंबल तो मैंने डाला ही नहीं। हाँ ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आएंगे, अब एरे हमने बता दिया कि 5 मेमोरी 5 क्या कहते हैं इंटीजर के लिए हमें मेमोरी एलोकेट करनी है, जो कि हमने कर दी है। अब यूज़र इनपुट कैसे होगा, देखो यूज़र इनपुट मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, फॉर यूज़र इनपुट थ्रू एरे। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया थ्रू एरे। अब देखो हमने सब कुछ कर दिया, अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें एक फॉर लूप चलाना है। ठीक है, फॉर लूप, बिना फॉर लूप चलाए तो हम वैल्यू एंटर कर नहीं सकते। अब देखो क्लासिक सा फॉर लूप हम चलाएंगे, पहले वाला। यहाँ पे हम लिखेंगे इंट आई इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ तक सब बढ़िया। आई लिखेंगे लेस देन इक्वल टू, क्या लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू आई डी डॉट लेंथ, मतलब यहाँ तक हमारा जो लूप है वो चले। उसके बाद हम क्या करेंगे, आई प्लस प्लस, यानी एक एक करके हमने इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट कर दिया। उसके बाद हमारा क्या होगा, आईडी लिखेंगे हम, आईडी, और यहाँ पे हम लिखेंगे, अरे ये क्या हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे इंट वैल्यू इक्वल्स टू रेफ
डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे इंट वैल्यू इक्वल्स टू रेफ डॉट नेक्स्ट इंट, और अब यहाँ पे क्या होगा, इंट वैल्यू नहीं, वैल्यू नहीं लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे एरे वाला, ठीक है। id आई इक्वल्स टू रेफ, जो भी हमारी id की वैल्यू होगी वो यहाँ पे अपने आप चली जाएगी, ठीक है। या एक बारी मैं आपको देख के बता देता हूँ कि क्या होता है, कैसे होता है id इक्वल्स टू रेफ डॉट, हाँ तो यही है, ठीक है। id मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था यहाँ पे, तो id आई इक्वल्स टू रेफ डॉट नेक्स्ट इंट, यही हमने करना है और यही हमने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। और अब क्या होगा, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है तो माइंड ना करें प्लीज़। तो ये हमारा हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू हमने स्टोर करवा देनी है, और स्टोर भी करवा देंगे, और नीचे जो हमारा फॉर ईच लूप है उससे हम क्या करेंगे, वैल्यू को शो भी करवा देंगे। अब देखो इसको अगर मैं रन करूँगा तो ये मेरे से कुछ पूछेगा नहीं, क्योंकि मैंने इसको बोला भी नहीं कि मेरे से पूछ। पहली वैल्यू में डालूंगा 1, दूसरी डालूंगा 2, तीसरी डालूंगा 3, चौथी डालूंगा 4, और उसके बाद क्या डालूंगा, पाँचवीं डालूंगा 5। अब मैं एंटर मारूंगा, ये चला क्यों नहीं, 3 2 5, ये क्या आ रहा है, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन कैसे आ रही है ये, लेस देन, अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके, हाँ ये मैंने इक्वल टू डाल दिया, गलती कर दी ना मैंने यहाँ पे लेस देन आना था। अब देखो अब सही चलेगा। अब मैं बताता हूँ मैंने क्या गलती करी है, मैंने वही गलती करी है जो मैं आपको पहले बता रहा था, 1 2 3 4 5। अब देखो अब सही चला ना, 1 2 3 4 5 करके। मैंने क्या गलती करी थी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये गलती कभी कभी हो जाती है कन्फ्यूजन में। यहाँ पे अगर मैं 1 लिखता, यहाँ पे अगर मैं इक्वल टू 2 लिखता, तो मेरा ये आंसर तो मेरा ये प्रोग्राम सही होता, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैं करता 12, यहाँ पे मैं करता 13, यहाँ पे मैं करता 14, यहाँ पे मैं करता 15, यहाँ पे मैं करता 16, ठीक है। तो अभी भी मेरा इंडेक्स है आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ रहा है। वो क्यों आ रहा है कि एरे मैंने यहाँ पे 1 किया, और यहाँ पे लेस देन id, अच्छा हाँ तो 1 करके, हाँ 1 करके आया ना, तो यहाँ पे 0 अगर मैं लिखता, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने 0 लिखा, आपको इतना तो समझ आ गया होगा ना कि मैंने यहाँ पे 0 लिखा और फिर मैंने इसको यहाँ पे रन किया 1 2 3 4 5, तो ये रन हो गया, ठीक है। अब ये रन कैसे हुआ मैं दोबारा से बताता हूँ। 0 लिखा, 0 हमारा एरे से स्टार्ट हुआ, और जो भी हमारी एरे की लेंथ है, ठीक है, जो भी हमारी एरे की लेंथ है वो कम होनी चाहिए, मतलब आई लेस देन, जब तक आई की वैल्यू हमारी एरे की लेंथ से कम है तब तक हमारा लूप जो है वो इंक्रीमेंट करेगा। अब हमारे जो एरे की जो हमारी लेंथ है वो हमारी 5 है, ठीक है। तो 0 से लेके 5 तक क्या होगा, मान लो 0 से लेके 5 तक वो हमारे 6 वैल्यूज हो जाएंगे। तो 6 वैल्यू होते ही वो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन हमें बताएगा ही बताएगा। क्यों, क्योंकि मान लो हमें 5 चाहिए लेकिन हम 6 एंटर कर रहे हैं, तो जो छठी वैल्यू है वो तो एरे के अंदर आएगी ही नहीं, वो तो एरे से बाहर चली जाएगी। तो इसीलिए एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन वो हमें बताएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। अब मान लो मैंने यहाँ पे 1 करा था, अब 1 करके मैं यहाँ पे इक्वल टू करता हूँ, ठीक है। 1 करके अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू करता हूँ तो भी वो सही बताएगा, ठीक है, तो वो सही बताएगा। उसके बाद वैसे तो अगर मैं अभी इसको रन करता हूँ तो अभी तो वैसे इसको सही बताना चाहिए, हाँ तो देखो अभी ये सही बता रहा है, ठीक है। तो ऐसे होते हैं हम एरे को इनपुट प्रोवाइड करवाते हैं। अब अगर मान लो मेरे को यहाँ पे 5 की जगह मेरे को यहाँ पे 3 करना हो, ठीक है, तो भी मेरा सेम कॉन्सेप्ट चलेगा। यहाँ पे मैं दोबारा से रन करता हूँ, मान लो यहाँ पे 1 2 3, देखो 1 2 3 आया, ठीक है। तो आपने करना कुछ नहीं है, मेन आपका यही वाला लॉजिक लगना है कि जो भी हमारा एरे का नाम है उसके अंदर हम आई डाल देंगे, आई यानी जो भी हमारी इटरेशन करेगी जो हमारी वैल्यू आएगी। मान लो आई 0 पे हमारी क्या वैल्यू आएगी, ठीक है, आई 0 पे मान लो हमने 1 लिखा तो 1 आएगी, आई 1 पे हमने 2 लिखा तो 2 आएगी, आई 2 पे हमने 3 लिखा तो हमारी 3 आएगी, ठीक है। तो अब 3 है तो 3 - 1 2 होता है, तो लेस देन लेंथ होना चाहिए। तो उसके बाद कोई भी नंबर आएगा तो वो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ही बताएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो कि समझने वाली हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये कोड मैं आपको बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, और
बाकी कैसे यूज़र इनपुट करते हैं वो सब मैंने नोट्स में बता रखा है, और एरे को कैसे शो करते हैं वो भी मैंने बता रखा है। और अगली वीडियो में हम मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही गाइस, और काफ़ी वीडियो लंबी हो चुकी है, तो ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा एरे क्या होता है और हम एरे इस्तेमाल क्यों करते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये कोड मैं आपको सब दे दूंगा। अगली वीडियो हमारी मल्टी डायमेंशनल एरे के ऊपर होने वाली है, और मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दोबारा से दे दूंगा ये वाले एरेस का अगली वीडियो में, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।